दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो हिस्ट्री है और जियोग्राफी पॉलिटी उस पर लेक्चर लेकर आऊँगा, और कोशिश ये रहेगी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड और टू द पॉइंट, आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। तो आज हम हिस्ट्री का सबसे पहला लेक्चर लेकर आए हैं। जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट हमारी वीडियो की अपडेट अब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो हिस्ट्री रहती है, इंडियन हिस्ट्री, मोस्टली जो फ्रीडम स्ट्रगल और नेशनल मोमेंट्स वगैरह पे रहती है, जो मॉडर्न हिस्ट्री जिसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इसको आप क्विट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। कुछ बच्चे लाइटली लेते हैं लेकिन फिर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम उनको होती है। और यहाँ से 3 4 5 एमसीक्यूज़ तो पूछे जाते हैं, और वही एमसीक्यूज़ और वही क्वेश्चन जो हैं वो आपके कट ऑफ के डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। आपके कट ऑफ को ऊपर नीचे जो लेकर जाता है वही 4 5 क्वेश्चन से आप लोग रह जाते हैं। तो इसको सीरियस लेना है आपको, और मेरे साथ मैं डिस्कस करूँगा और आप एंड तक बने रहें इस वीडियो में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट डायनेस्टी ने एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री, उसमें भी दिल्ली सल्तनत, मुगल्स आए। उसके बाद जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो यूरोपियन लोग यहाँ हिंदुस्तान में आ गए थे, ठीक है? फर्स्टली दे केम फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड। उनका पर्पज़ जो था वो जस्ट ट्रेड करना था यहाँ पे, जो भी यूरोपियन कंपनीज यहाँ पे आई। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे स्टार्टेड टू एक्वायर मोर एंड मोर एरियाज, दे स्टार्टेड टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज, दे स्टार्टेड टू कंक्योर द डिफरेंट एरियाज इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है? और इस तरीके से उन्होंने अपनी एक्सपेंशन पॉलिसीज़ जो है चला ली, डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई, और उन पॉलिसीज़ के थ्रू क्या करने लगे, वो हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करने लगे, हर एक एरिया पे कब्ज़ा करने लगे, ठीक है? तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमें जस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे वही डिस्कस करूँगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो आप अपने साथ कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट डाउन कीजिए। मैंने कोशिश की है आपको टू द पॉइंट यहाँ पे लिखा है, और मैं वही बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे हिंदुस्तान में अगर यूरोपियन की बात करें तो पुर्तगीज़ आए थे, ठीक है? टाइम पीरियड मैंने लिखा है पुर्तगीज़ कब से कब आए, 1498 से 1961 तक यहाँ पे रहे, ठीक है? अब कैपिटल इनकी कहाँ थी, एग्जाम में पूछा जाता है तो कोचिन। कोचिन कहाँ पे है, कई दोस्तों को नहीं पता होता, तो मैंने यहाँ पे स्टेट भी लिखी है, केरला में। बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, और कहाँ रखी थी, गोवा में रखी थी, ठीक है? एग्जाम में टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है, या सबसे पहले कौन से यूरोपियन आए थे, वहाँ पे ऑप्शन में होगा पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, ठीक है? तो ऐसे होगा तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। अब कौन सबसे पहले पुर्तगीज में आया, तो दैट इज वास्को डा गामा। वास्को डा गामा कौन था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था, और इसने सबसे पहले सी रूट इंडिया की तरफ डिस्कवर किया था, ठीक है? ये कलकत्ता में कब पहुंचा? देखिए कलिकटा, जो आज, सॉरी, ये कैलिकट जो है केरला में, तो कब पहुंचे ये? 1498 में ये कैलिकट में पहुंचे। और कैलिकट में उस टाइम किसका राज था? जो जैमोरिन था। और जैमोरिन एक नायर रेस का, जो नायर रेस को बिलोंग करते थे, वो राजा था। कहाँ पे? केरला में, जो कैलिकट है वहाँ पे। ही इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री। और वास्को डा गामा जो है पहली फैक्ट्री कोचिन में, जो कोचिन आपका केरला में है, वहाँ पे कब इस्टेब्लिश करता है? 1502, ठीक है? उसके बाद इनका जो पहला गवर्नर बना, अब यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करने लगे पुर्तगीज जो है, डिफरेंट गवर्नर्स यहाँ पे उन्होंने अपॉइंट किए, ठीक है? तो पहला गवर्नर जो इनका था, फ्रांसिस्को अल्मीडा, ठीक है? एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया वाज। तो ऑप्शन में 3 4 गवर्नर होंगे, तो आप आंसर यहाँ से कर सकते हैं। फ्रांसिस्को अल्मीडा जो था, पहला पुर्तगीज का गवर्नर था इंडिया में।
अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, इसका मतलब ये था कि जितना भी सीज़ पे कंट्रोल रहेगा, जो समुद्र होंगे उन पे जितना भी कंट्रोल रहेगा, जितनी पावर रहेगी वो सिर्फ पुर्तगीज़ की के पास ही रहेगी। पुर्तगीज़ उनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जितनी भी नेवल पावर होगी, जितनी नेविगेशन वहाँ से होगी, जितनी ट्रेड होगी, सब चीज़ें, जितना भी समुद्र पे जितना भी कंट्रोल रहेगा वो सिर्फ पुर्तगीज़ का रहेगा। ये ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को अल्मेडा ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने वही पॉइंट लिखे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। उसके बाद इनका दूसरा जो गवर्नर था, बीच में कुछ और गवर्नर भी थे, मैंने इंपॉर्टेंट गवर्नर जिन्होंने कुछ काम किए हैं वही लाए हैं। अल्फेंसो अल्बुक्वेर्que, ठीक है। ये इसका कुछ नाम है, प्रोनाउंस अच्छे से नहीं हो रहा है तो आप लोग उस पर ना जाएं। ही वॉज कंसिडर एज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज कॉलोनियल एम्पायर, ठीक है। जो पुर्तगीज थे उनकी जो यहाँ पे कॉलोनियल एम्पायर जो बनी, उसके रियल फाउंडर अगर कंसिडर किए जाएं तो अल्फिंसो थे, ठीक है। इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था 1510 में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, लेक्चर अच्छा लग रहा है या कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं। देखिए बहुत मेहनत से ये कंटेंट तैयार करना पड़ता है, तो आप दोस्त एक लाइक नहीं कर सकते वीडियो को, तो मुझे लगता है एक लाइक तो करना चाहिए एटलीस्ट, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। नीनो दा कुना जो है ये एक पुर्तगीज़ के गवर्नर थे, ठीक है। जैसे हमने ऊपर दो गवर्नर पढ़े वैसे ही एक ये गवर्नर भी था, नीनो डा कुना। ही ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। देखिए अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से पुर्तगीज़ के गवर्नर ने जो कैपिटल थी इनकी पहले कोचिन में यानी केरला में, वहाँ से गोवा ट्रांसफ़र की, तो दैट इज़ नीनो दा कुना ने ही ट्रांसफ़र की थी, ठीक है। कब की थी, डेट पूछी जाती है 1530 में। अब इन्होंने दीव और दमन को भी कैप्चर किया था, डेट मैंने लिखी है यहाँ पे। दीव को कब कैप्चर किया था 1535 में, और दमन को कब किया था कैप्चर 1569 में, ठीक है। अब कुछ पुर्तगीज़ ने ना कुछ यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस की हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखी हैं। पुर्तगीज़ दे इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस यहाँ पे की है, और सबसे पहले गोवा में की थी, कब 1556 में की थी। जो तंबाकू है आपका, ठीक है, टी, कॉफ़ी, मेज़ और एक और ये याद रखना जो कैश्यू नट होता है ना, कैश्यू नट्स, तो वो भी जो है किसने, पुर्तगीज़ ने गोवा में जो है इंट्रोड्यूस किए थे। ये चीज़ें पुर्तगीज़ के द्वारा यहाँ हिंदुस्तान में लाई गई हैं, ठीक है। मेज़, कॉफ़ी, टी, तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस। तो ये था पुर्तगीज़ के बारे में, थोड़ा सा और भी हो सकता है, तो मैंने उतना ही रखा है यहाँ पे जितना आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश है मेरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डच की बात करें हम, तो डच कौन थे, कहाँ के थे, तो ये नीदरलैंड से बिलोंग करते थे। नीदरलैंड जो कंट्री है वहाँ के रहने वाले थे। अब ये इंडिया में कब से कब तक रहे, 1602 से 1759 एडी तक रहे, ठीक है। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई, मैंने डेट बता दी 1602 में, जो ये कंपनी थी डच की, जो नीदरलैंड से आए थे, इनकी यहाँ पे कंपनी की फॉर्मेशन होगी। पहली फैक्ट्री इन्होंने जो इस्टेब्लिश की वो कहाँ पे की, तो ये मैसूलीपट्टनम में की, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद पुलिकट में, ये भी आंध्र प्रदेश में। यहाँ कब की, 1605 में, और यहाँ पे 1610 में की, ठीक है। डेट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ईयर लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। देखिए डच का जो ज़्यादा इंटरेस्ट था ना, वो यहाँ पे मोनोपोली चाहते थे। कि मोनोपोली क्या होता है कि किसी को सिंगल राइट हो, जहाँ पे कोई इंटरफेयर ना करे उनके ट्रेड में, जितना भी कंट्रोल रहता है वो किसी एक पर्सन के पास, किसी एक कंपनी के पास रहता है, दैट इज़ कॉल्ड मोनोपोली। तो इनका ज़्यादा इंटरेस्ट जो इंडिया में था ना, वो ज़्यादा मोनोपोली को मेंटेन करने में था, रदर देन इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म क्या होता है, जब ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें थ्रू ट्रेड जो है किसी कंट्री पे, उसके ट्रेड की पॉलिसी से किसी कंट्री पे कंट्रोल करना, दैट्स कॉल्ड इम्पीरियलिज्म। एक ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है। जब आप मल्टी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है।
और एक होता है कॉलोनियलिज्म। जब आप डिफरेंट कॉलोनीज सेटअप करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, और बाई कॉलोनीज जो है आप उन पे बाद में कंट्रोल कर लेते हैं, तो दैट्स कॉल्ड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस जो है वो याद रखना है। तो इनका इंटरेस्ट इम्पेरियलिज्म पे उतना नहीं था जितना ये इंटरेस्ट अपना मोनोपोली पे रखते थे। तो इनके जो एक मोनोपोली रही थी 21 ईयर मोनोपोली जो डच की थी, दैट वो स्पाइस जो मसाले वगैरह की ट्रेड थी उन पे ज़्यादा इनकी मोनोपोली रही थी 21 साल तक। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो, छोटा सा लेक्चर था ये। इसमें पुर्तगीज़, आई होप आपको इसमें जितना भी मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा। तो कोशिश मेरी रहेगी आपको कम टाइम में अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं रखते हैं। कल हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो बाकी रहते हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा। अगर समझ आया तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करके जाएं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आपको इसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज़ एग्ज़ाम में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन जो हैं पुट किए गए हैं, और जेकेएसएसबी एग्ज़ाम यहाँ से क्वेश्चन डालता है। ये जेकेपी कांस्टेबल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पटवारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप एसआई फाइनेंस के लिए पढ़ रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और जेकेपीएसआई जो भी पोस्ट हैं हर एक उसमें सिलेबस जो है वो रहता है। मैंने सिलेबस पे वीडियो बनाई है, हिस्ट्री का पोर्शन जो है उस सिलेबस में, हर सिलेबस में रहता है। ठीक है, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, तो उसके लिए बहुत अच्छा मैं यहाँ से आपको करवा दूंगा, पॉलिटी भी करवाऊंगा, जियोग्राफी भी। तो आप हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।